Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to have a review of our chapter A Nelson Mandela Long Walk to Freedom and the poem For Anne Gregory. These are from our book First Flight, and we will have summary, we will have explanation, we will have questions, exam based questions, we will have short answer questions, long answer questions, and very short answer questions we are going to have. So first of all, I am starting with the chapter नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हम इसकी समरी देखेंगे, इसको समझेंगे और इस चैप्टर पे बेस्ड जो वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिस पैटर्न में हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी पैटर्न में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद समरी. द समरी ऑफ द चैप्टर इज It was 10th May, the day of Auth, with a bright and shiny sun. आज का दिन बहुत अच्छा था. आज 10th May है और bright sunny day है आज. Nelson Mandela was supposed to take oath as the first black president of South Africa. Nelson Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. A large number of leaders all from around the world had gathered there to be the witness of the swearing in ceremony of Nelson Mandela as the first black president. पूरी दुनिया के नामी गिरामी लोग, पॉलिटिकल पर्सन्स, वो आए हैं इस सेरेमनी में. The inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria. ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो साउथ अफ्रीका के कैपिटल प्रिटोरिया में की जा रही है. Where the first democratic non-racial government was to be installed. और इस दिन 10th मई को पहली बार एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स भेदभाव रहित गवर्नमेंट आज यहां पर फॉर्म होने वाली है, इंस्टॉल होने वाली है. नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर Zenani. Mr. De Klerk was the first person who took oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who swore as the first deputy president of South Africa. Nelson Mandela swore as the first black president of South Africa. दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला हैं. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people. आज वो यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं. He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, suffering and all sort of discrimination. वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, परेशानियां और सभी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन, जिस भी तरह का भेदभाव होता है, वहां की गरीबी, वहां पर जो लोगों से उनके अधिकार छीने जाते हैं, उन सब से मुक्ति दिलाई जाएगी. ऐसी शपथ नेल्सन मंडेला लेने वाले हैं. When Mandela had taken oath, South African jets displayed the military power. It also showed the loyalty of military to democracy. जो वहां की एयरफोर्स है उनका एक डिस्प्ले हुआ और वो अपनी फ्लाइट से ये दिखाना चाहते थे कि वो लॉयल हैं, मिलिट्री जो है, एयरफोर्स जो है वो लॉयल है साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेसी के प्रति. द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम. ही रिकाउंटेड दैट ही वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर. जो वहाँ के जो जनरल्स हैं, जो चीफ हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो आज सैल्यूट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को. कुछ साल पहले तक ऐसा था कि जब वहां पर रेशियल गवर्नमेंट थी तब यही जो चीफ हुआ करते थे, मतलब इस पोस्ट पे जो अदर पर्सन थे वो उनको अरेस्ट भी कर लेते थे. और आज उसी पोस्ट पे जो दूसरे जो हुए हैं, जो डेजिग्नेट हुए हैं, वो आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं. इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथेम्स. द व्हाइट्स sang Nkosi Sigaret, the old song, and the blacks sang Die Stem, the new song which marked the end of the ceremony.
वहां के दो राष्ट्रगान, दो नेशनल एंथम, एक व्हाइट पीपल का, एक ब्लैक पीपल का, वो दोनों वहां पर बजाए गए और इस तरह से वो सेरेमनी हुई। नेल्सन मंडेला remembers about days gone by which will soon be the part of history। अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का जो बैकग्राउंड रहा है उसको याद करते हैं। Where the whites had formed a system of racial government, racial dominance against the blacks, it was the basis of the harsh societies which is now overtuned। ओवरट्यून यानी कि जिनको हटा दिया गया है। गोरे लोगों का काले लोगों पे राज था और वो उनको परेशान करते थे, उनके अधिकार छीन लिए थे। आज इन सबसे मुक्ति मिल गई है। He says that the policy of apartheid, policy of racial segregation, created a deep and lasting wound on his country and its people। बहुत गहरे घाव छोड़ गए हैं वो लोग, जो व्हाइट पीपल थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए। घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। Now it is the system that recognized the rights and freedom of all people। On the auspicious day, Mandela recreated the loss of thousands of people and remembered their sacrifices for the freedom from discrimination। आज वो याद कर रहे हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को जिनके बलिदान से ये दिन आया, इनॉग्रेशन डे, न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है उसका। तो इसके पीछे काफी बलिदान है, काफी सारा संघर्ष है, उसको याद करते हैं। He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him। उनको लगता है नेल्सन मंडेला को कि जैसे जो महत्व उनका था फ्रीडम फाइटर्स का, जिनकी वजह से ये आजादी मिली, जैसे उन सबकी जगह आज मैं हूं। नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता है कि मैं उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि जैसे वो सब आज मुझ में है, मेरे अंदर है। He was pained that he couldn't thank them। वो सब चले गए हैं, उन्होंने बलिदान दे दिया है, आज वो नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की वजह से ये दिन हम देख पा रहे हैं, इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, तो मैं उनको थैंक यू भी नहीं कर सकता। He recalled great freedom fighters like the Oliver Tambo's, the Walter Sizzlers, the Chief Lotholis, the Yusuf Dadus, etc। ये कुछ नाम है वहां के फ्रीडम फाइटर्स के, who were the men of uncommon courage, wisdom and generosity। He said that the country is rich in minerals, but its greatest wealth is its people। The author says that being white or black is not the token of your goodness or superiority। No one is born hating other, people should love one another, which comes without force as it is natural। काला या गोरा होना आपके अच्छे होने का प्रमाण नहीं है, ये तो आपके काम होते हैं जिससे आपको पता चलता है। कोई भी इंसान नफरत को लेके पैदा नहीं होता, ये ऐसा उसको सिखाया जाता है नफरत करना, तो वो सीखता है। नेचुरल तो क्या है? लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड। इट इज मैन्स एसेंशियल गुडनेस। अ मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री which he didn't see in his country before he pushed himself to fight for the blacks। A black man was punished if he tried to live like a human being and forced to live apart from his own people। जो ब्लैक पीपल हैं उनको जैसे इंसानों जैसी जिंदगी जीने की आजादी ही नहीं थी पहले, उनके सारे अधिकार छीन लिए, उनको उनके परिवार से अलग कर दिया, जेलों में डाल दिया गया, तो एक तरह से वो ह्यूमन राइट्स वाली लाइफ तो जी ही नहीं रहे थे। So he was not allowed to perform his duties to his family। और ऐसा इंसान अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता जिसको फैमिली से ही अलग कर दिया। As a kid, Mandela had different meaning for being free as he wanted to run in the fields and wanted to stay out at night। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने फेजेस बताए हैं फ्रीडम के, कि एक इंसान फ्री कैसे फील करता है अपने आप को, और फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है। फ्रीडम एक तरफ तो ये भी है आप खुले घूम सको अपने खेतों में, या जैसे आप चाहो चल फिर सको, जैसे चाहो आप एंजॉय कर सको, आप रात को देर तक घर से बाहर रह सको। ऐसा वो समझते थे बचपन में कि फ्रीडम यही होती है। जब वो बड़े हुए, एज ही ग्रू ओल्डर, ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली।
बड़े होने पर उनके लिए फ्री होने का मतलब था, फ्रीडम का मतलब था कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली और अपने लिए आमदनी का कुछ जरिया प्राप्त कर सके, अपनी लाइवलीहुड को चला सके। बट soon he realized that such freedom was only an illusion. ये घूमना इधर से उधर या जैसे चाहे अपनी फैमिली को रखना, ये वो फ्रीडम का मतलब समझते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये सब एक भ्रम है। फ्रीडम का असली मतलब शायद अभी उनको समझना बाकी है। तो बाद में उनको पता चला, he realized that his brother and sisters who looked like him were not free. उनके भाई बहन यानी कि उनके देशवासी जो उनके जैसे दिखते हैं, यानी कि वो भी ब्लैक हैं। नेल्सन मंडेला ब्लैक थे, तो जितने ही ब्लैक पीपल हैं वो भी उनकी तरफ फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल नेल्सन मंडेला फ्री नहीं है, बाकी पूरी सोसाइटी फ्री है। उनको बाद में रियलाइज हुआ एक्सपीरियंस से कि ये तो पूरा नेशन ही परेशान है। दे आर सफरिंग विद ऑल दीज टाइप ऑफ बाउंडेजेस। सो ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. His hunger for freedom became great for the freedom of his people. अब उनको आजादी चाहिए थी, केवल अपने लिए नहीं, पूरे अपने देश के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए। तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। He desired that everyone should be given the right to live his life with dignity and respect. उनकी इच्छा थी कि हर इंसान जो इस देश में है वो अपनी जिंदगी को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जी सके। He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. उनको लगता था कि जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सह रहा है, दोनों ही गुलाम है, दोनों ही लिबरेट नहीं है, दोनों ही परेशान है, दोनों ही जकड़े हुए हैं गुलामी से। जिस पे अत्याचार हो रहा है वो तो गुलामी में है ही, उसका शोषण हो रहा है, अत्याचार जो कर रहा है, और जो अप्रेजर है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी गुलाम है नफरत का और नेगेटिव एलिमेंट्स का, जैसे कि अत्याचार करना, दूसरों का शोषण करना, इन सब अवयवों से वो ग्रस्त है। वो भी इन सब चीजों से, इन चीजों की कैद में है, तो वो भी फ्री नहीं है। हालांकि वो अपने आप को फ्री फील करता हो, लेकिन वो एक कंप्लीट मैन नहीं है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो ही इज ऑल्सो डिप्राइव्ड, एज नो वन इज फ्री इफ वन इज टेकिंग समवन एल्सेस फ्रीडम। जो इंसान दूसरों की आजादी छीनता है वो खुद भी आजाद नहीं होता। ओनली सच फीलिंग्स कैन ब्रिंग ट्रू विजडम फॉर एवरीवन। इस तरह की अच्छी फीलिंग्स ही एक कंप्लीट पॉजिटिव फ्रीडम को ला सकती है। तो इस तरह से लड़ते लड़ते नेल्सन मंडेला ने अपने देश को आजादी दिलाई, और ये दिन आया 10 मई, जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी थी साउथ अफ्रीका की। नई गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुई, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सो इन दिस मैनर वी हैव नॉन द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस इन बोर्ड पैटर्न। हम बोर्ड पैटर्न में ही क्वेश्चन को देखेंगे। लाइक वी हैव सेक्शन ए, वी हैव टाइप ए क्वेश्चंस। टाइप ए क्वेश्चन में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा और उससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनका आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन में करना है। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम आवर चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects for the inauguration. Before the inauguration, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. So, this is the paragraph taken from this chapter. Now, questions based on this extract are being asked to us
इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर हमें वेरी शॉर्ट मैनर में करना है। Who were coming and for what before the inauguration? इनॉग्रेशन के पहले कौन आ रहे थे और क्यों आ रहे थे? So dignitaries and world leaders were coming to pay their respect before the inauguration. Question number 2. What happened on the inauguration? On the inauguration, the first ever democracy, a non-racial government, was installed as a victory of good or evil. इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको कैसा लगा, इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आंसर एज इट इज आपको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगा। कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग। इन स्टाइल ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिल द ब्लैंक की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट द आंसर की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स द सेम कमेंसमेंट फ्रॉम द पैसेज। किसी चीज का प्रारंभ, किसी चीज की शुरुआत, वो होता है कमेंसमेंट। तो ऑप्शन है इनॉग्रेशन, सुप्रीमेसी, डॉन, एम्फीथिएटर। करेक्ट आंसर इज इनॉग्रेशन, उद्घाटन। ये भी एक प्रारंभ, एक शुरुआत है, सो ये सिनोनिम हो जाएगा कमेंसमेंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस एज एन ओपन स्पेस सराउंड बाय स्लोपिंग लैंड। एक ओपन स्पेस प्लेस होता है, लैंड होता है इन लार्ज मैनर, जिसमें स्लोपिंग लैंड होता है। तो ऐसी जगह को हम कह सकते हैं एम्फीथिएटर। दिस इज द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, वी हैव फाउंड इट। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको एज इट इज मिलेगा एक्सट्रैक्ट में, कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पे हो रही थी। तो वो हो रही थी प्रिटोरिया में, दैट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ वी हैव short answer questions, means the questions which are you to answer in 30 to 40 words and the marks weightage will be 3 marks. ये आपको टाइप बी और टाइप सी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप ए में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, टाइप बी और सी में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स। फिर होगा टाइप डी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करने के लिए, और उनका वेटेज होगा 6 मार्क्स। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप बी के क्वेश्चंस, जिनका आंसर आपको अराउंड 50 वर्ड्स में करना है और मार्क्स वेटेज है 3। लाइक, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया? ऐसे एम्फीथिएटर में क्यों की गई सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी क्यों की गई? तो हमने पढ़ा भी एम्फीथिएटर क्या होता है, एन ओपन स्पेस एरिया विद स्लोपिंग लैंड। तो इसका आंसर क्या है? काफी सारे लोग, पूरी दुनिया के डिग्निटरीज और पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा दिन था, हिस्टोरिकल डे था। तो काफी सारे लोग यहाँ पर गैदर होने वाले थे, तो इसलिए वो एम्फीथिएटर में थे। It was the first democratic non-racial government taking oath in South Africa. The ceremony was attended by dignitaries from more than 140 countries around the world and thousands of the people of South Africa of all the races to make the day memorable. So it took place in the amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Question number 2. What did Mandela think for oppressor and oppressed? अत्याचार करने वाला और जो अत्याचार सह रहा है, उसके बारे में नेल्सन मंडेला के क्या थॉट्स थे? तो अभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी आपको समरी में। Mandela always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. Oppressor is a prisoner of hatred, while oppressed has no confidence in humanity, so both of them need to be liberated. All right? दोनों ही फ्री नहीं है।
एक आजादी चाहता है और एक मतलब आजादी चाहता तो गुलामी में कैद है और एक नफरत में कैद है। What do you understand by apartheid? Apartheid का मतलब क्या है? Apartheid is a political system that divides people according to their races. एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को भेदभाव करते हुए डिवाइड कर दिया जाता है। किसी को अधिकार मिल गए, किसी को केवल काम मिल गए। In this system, black colored people in South Africa were not free, even to discharge their personal and social obligations of being parents, sons, husbands. जो ब्लैक है और जो व्हाइट है उनको अलग अलग कर दिया। व्हाइट तो राज करेंगे और जो ब्लैक है वो अत्याचार सहेंगे, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, वो अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी नहीं कर सकते एज अ पेरेंट, फादर और हस्बैंड। हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन? एक बहादुर इंसान में जो बहादुरी होती है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक बहादुर इंसान को भी डर लग सकता है, लेकिन वो बहादुर कैसे हैं उसके लिए डरने से ज्यादा जरूरी अपना टारगेट पाना है, तो वो डर को जीत लेता है। वो ऐसा इंसान नहीं है जिसको दर्द नहीं होता, जिसको डर नहीं लगता, वो सब उसके साथ भी है, बट वो एक ऐसा इंसान है जिसने डर को जीत लिया है। सो ही इज अ ब्रेव मैन। दिस इज द मीनिंग ऑफ real courage. The author believes that courage is not the absence of fear, but it is the triumph over it. The brave man is not the one who does not feel fear of any kind, but he is the one who has the courage to conquer it. Now we have long answer questions that you are to answer in 100 to 120 words. इनका अंक बाहर रहेगा 6 नंबर। तो जैसे क्वेश्चन है, फ्रीडम इज इनकॉन्सिक्वेंशियल इफ इट इज बिहाइंड बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। जो फ्रीडम है वो उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि ये पूर्व धारणाओं की सलाखों के पीछे है और छोटी सोच इसके पीछे है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट? आप इस स्टेटमेंट को कैसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे? Support your answer with suitable examples from the real world. So, एक फ्रीडम जो है वो छोटी सोच से नहीं बनती। एक छोटी सोच का मतलब फ्रीडम नहीं है, और आपकी जो पहले की जो सोच है, आप क्या सोचते हो, आप क्या गलत मानसिकता लेके चल रहे हो, अगर उसकी कैद में आप हो तो आप फ्री नहीं हो। इसको अच्छे से समझाइए। सो नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, मंडेला का ऐसा कहना था। हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द पीपल। ही कुडंट लिव his life with dignity and self-respect if his own people were bound in chains. The chains on any one of his people were the chains on all of them. Mandela realized that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed. A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred, prejudice, and narrow-mindedness. He is not only truly free. If he is taking away someone else's freedom, surely he is not free when his freedom is taken away from him. A person's freedom is of no use if he doesn't expand the horizons of his thoughts and think like a narrow-minded person. A person's freedom is insignificant if he takes the freedom of another man. Thus, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। आप खुद फ्री हो और आपके लोग अभी भी गुलाम हैं, तो इसको फ्रीडम नहीं बोलेंगे। एक अत्याचार कर रहा है और एक अत्याचार को सह रहा है, तो अत्याचारी बोले मैं फ्री हूं, हमारे देश में फ्रीडम है, मैं तो फ्री हूं, ऐसा नहीं होता। सबको फ्री होना पड़ेगा। कोई अप्रेजर ना हो, कोई अप्रेज्ड ना हो, और छोटी सोच ना हो,
आपके जो अच्छे विचार हैं, आपके जो अच्छे काम है वो आप कीजिए, आप अपने अच्छे विचारों को फैलाइए। ये ये होती है एक रियल फ्रीडम। नैरो माइंडनेस को हम फ्रीडम नहीं कह सकते। सो इन दिस मैनर वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, that is a long answer question. Nelson Mandela was the hero of South Africa's freedom movement. Comment. नेल्सन मंडेला एक सच्चे हीरो थे, एक सच्चे नायक थे साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के पीछे। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट। सो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी कैन से नेल्सन मंडेला was a true hero of South Africa's freedom movement. His conscience encouraged him to demand a respectful and unique life for all. His soul cleared him about the twin obligations for everyone. He was always determined to fulfill them. He performed his obligations for his family as well as for his community. Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. He became homeless. In spite of all these difficulties, he could not change his decision. He had a sole power to challenge the racial system of the white. He did not care the apartheid policy and announced that this policy had created a lasting wound in the country. He fought against it. At last he got success. He became the first black president of South Africa. तो इस तरह से पूरा बैकग्राउंड हमें नेल्सन मंडेला को देखने को मिला इस क्वेश्चन में, कैसे उनको आज़ादी पाने की ललक मिली और कैसे उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया और कैसे एक बैलेंस वो अपने देश में लेके आए और कैसे वो ये जो आज उनको डेजिग्नेशन मिला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का, तो इन सब के साथ हमें बताया गया है कि वो एक सच्चे नायक कैसे थे. हाउ वॉज ही द रियल हीरो behind the freedom of South Africa. So in this manner we have known the explanation, the summary and important questions from this chapter. So we have had the review of this chapter. आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस वीडियो की हेल्प आप ले सकते हो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो. Now we are taking the poem For Anne Gregory of our book First Flight. अभी हमने नेल्सन मंडेला की समरी को देखा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा रिव्यू हमने लिया, क्वेश्चंस का भी. अब हम ले रहे हैं पोएम फॉर एन ग्रेगरी. तो इसकी समरी से हम शुरुआत करेंगे कि इस पोएम में है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. द पोएम स्टार्ट्स विद द स्पीकर एड्रेसिंग एन ग्रेगरी. The speaker says that her beautiful honey-colored hair can make any man fall in love with her. जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो एक स्पीकर का काम कर रहा है इसमें, और वो एन ग्रेगरी जो लड़की है उसको एड्रेस करते हुए, उसको संबोधित करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो ये हनी कलर्ड हेयर हैं, इनकी वजह से कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है. This love is not for Anne but for her beautiful features. Actually वो पर्सन, वो मैन जो डिप्रेस्ड है, वो तुम्हारी ब्यूटी को देखकर तुम्हें प्यार करने लग सकता है, बट एक्चुअली वो एन को नहीं, एन के ब्यूटीफुल फीचर्स से उसको अट्रैक्शन हो गया है. Anne's gorgeous hair have been compared to walls, symbolizing outer beauty that prevents anyone from looking inside her soul. एक तरह से जो सुनहरे बाल हैं उसके, ये जो बहुत शानदार से बाल हैं, इनकी तुलना की गई है वॉल से. एक वॉल किसी को अंदर आने से रोकती है, इसी तरह से जो ब्यूटी है ये एक वॉल का काम कर रही है. जो एन अंदर से कैसी है, उसकी इनर वैल्यूज कैसी है, उनको जानने से रोक रही है लवर को. वो केवल बाहर की सुंदरता देखकर ही अट्रैक्ट हो गया है. एन कैसा सोचती है, वो अंदर से कैसी है, वो क्या चाहती है, ये वो जानना नहीं चाहता या उसको वो दिख ही नहीं रहा. This beauty can capture any man's attention so that he may never be able to look beyond that beauty and into Anne's character. This is what makes the speaker believe that no man can love Anne for what she is without her beauty.
इस तरह से एक चैलेंज वो करता है स्पीकर कि तुम खूबसूरत हो इसलिए तुमसे कोई इंसान प्यार करेगा। अगर तुम खूबसूरत नहीं हो और तुम अंदर से बहुत अच्छी हो, यानी कि तुम्हारी इनर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो अपनी वैल्यूज की वजह से, अपनी बिहेवियर की वजह से, लेकिन अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो इस दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें पसंद करे, जो तुम्हें प्यार करे। वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर ब्यूटी। कोई भी जो उसको पसंद करेगा, उसको प्यार करेगा, केवल उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर की वजह से और उसकी ब्यूटी की वजह से। And replies to the speaker of the first stanza, she says that what is visible from the outside is very superficial and not important. एन को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने बोला स्पीकर को कि ऐसा कुछ नहीं है, what is visible from the outside is very superficial and not important। और वो भी एक तरह से एक बात में सिमिलर है स्पीकर के, पोएट के, कि हाँ ये जो बाहरी जो लुक्स हैं, ये जो आउटर लुक्स हैं, ये सुपरफिशियल हैं और नॉट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये केवल एक छल है, ये तो ऊपर ऊपर से है और इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। She gives an example of her beautiful hair that she can change the color of her hair and dye them in black, brown और carrot। वो कहती है कि जैसे मेरे ब्यूटीफुल हेयर है, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है, मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर मैं इनको ब्लैक, येलो या कैरेट कलर, जो कि बहुत नॉर्मल से कलर्स हैं, अगर मैं इनको उन कलर्स में डाई कर लेती हूँ तब भी कोई मुझे पसंद जरूर करेगा। जस्ट लाइक द कलर ऑफ हर हेयर इज चेंजेबल, outer beauty of any kind is changeable and hence not true. She wants to tell the speaker that anyone falling in love with her must see the actual person behind the beauty। वो कहती है अगर कोई मुझे पसंद करना चाहता है तो उसको मेरे बाहरी लुक्स की वजह से नहीं, आउटर ब्यूटी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी इनर वैल्यूज की वजह से मुझे पसंद करना चाहिए। And thinks that young men who fall in love with her must love her for what she is and not for her yellow hair or outward appearance। द स्पीकर रिप्लाइज, उसकी इस बातों पे एन का जो कहना था कि जो भी मुझे पसंद करे वो मैं कैसी दिखती हूँ उसकी वजह से नहीं, बल्कि मैं क्या हूं, मैं क्या सोचती हूँ, मेरा किसी चीज के प्रति एटीट्यूड क्या है, रिएक्शन क्या है, वो अगर जानता है, वो अगर उसको पसंद आता है तो उसको मुझे पसंद करना चाहिए, तो उसको मुझसे अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि मेरी बाहरी खूबसूरती की वजह से मुझसे अट्रैक्ट होना चाहिए। तो इस बात पे जो स्पीकर है वो क्या रिप्लाई करता है? द स्पीकर रिप्लाइज टू एन्स स्टेटमेंट अबाउट लव फॉर इंटरनल एंड नॉट फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। द स्पीकर मेंशंस एन ओल्ड रिलीजियस मैन who announced that he had found a text in which it is written that only good is capable of looking beyond external beauty. Only God is capable. Here speaker means that humans do not have the depth and understanding to look. इस बात पर स्पीकर एक दावा करता है, एक चैलेंज करता है कि ऐसा तो कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं जो आउटर लुक्स को इंपॉर्टेंस ना दे, आउटर लुक्स से अट्रैक्ट ना हो, और कोई इंसान अच्छा नहीं दिखता तो भी उससे अट्रैक्ट हो जाए केवल उसके विचारों को देख के, केवल उसकी इनर वैल्यूज को देख के। ऐसा कोई इंसान नहीं है, इसलिए उसने हाइपरबोले यूज किया है कि केवल गॉड ही ऐसा कर सकते हैं। Inside the soul of person, humans are always carried away by the shine and glitter of outer beauty, and they never care to know the person behind the beautiful appearance. Therefore, the speaker concludes that only God can love and only for herself and not for her beauty। स्पीकर बोल रहा है कि केवल भगवान ही है जो तुम्हारी आउटर ब्यूटी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी इनर ब्यूटी की वजह से तुम्हें पसंद करे। तो ये बोला गया है इस पोएम में कि इंसान, ह्यूमंस, केवल सुंदरता को, केवल चमक को ही महत्व देते हैं, केवल उसी से अट्रैक्ट होते हैं, वैल्यूज से नहीं। सो इन दिस मैनर वी हैव हैड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। नाउ, as I told you earlier that
we have questions in types A, type B and C and type D. टाइप ए में हमें मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक दैट we are given an stanza of this we are given a stanza of this poem. इस पोएम का एक स्टेंजा हमें दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं लाइक never shall a young man thrown into despair by those great honey colored rampart at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. So the first question is name the poem and the poet. आपको आपकी जितनी पोएम्स है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, तो जितनी पोएम है उनके पोएट और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर के नेम आपको पता होने चाहिए. एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड. द पोएम इज फॉर एन ग्रेगरी एंड द पोएट इज विलियम बटलर येट्स. व्हाट डज रैम्पर्ट्स मीन? हेयरपिन, earrings, rays of sunlight, the lock of hair. तो lock of hair को हम rampart बोलते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. What does the poet mean by love you for yourself alone and not your yellow hair? तो इस quote का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? Love you for yourself alone and not your yellow hair. So the meaning is the poet means that young man love and for her beautiful looks and not for her real character. आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग पूछे जा सकते हैं वर्ड्स के. किसी वर्ड की नाउन फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म या वर्ब फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है. इस तरह के वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में. लाइक व्हाट इज द सिनोनिम फॉर होपफुलनेस इन दिस स्टेंजा? सो हमें एक वर्ड मिलता है इस स्टेंजा में, डिस्पेयर, दैट हैज द सेम मीनिंग होपलेसनेस, निराशा, अवसाद जिसको बोलते हैं. रिपीटिशन ऑफ साउंड एल इन द फिफ्थ लाइन सजेस्ट द पोएटिक डिवाइस डैश. जो फिफ्थ लाइन है उसमें एल साउंड, ल साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है? दिस इज द फिफ्थ लाइन. 1 2 3 4 5. लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन. लव योरसेल्फ अलोन. तो जो ल साउंड है वो रिपीट हो रहा है इस लाइन में, लेकिन फर्स्ट वर्ड में वो शुरू में आ गया, जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें वो बीच में, और जो थर्ड वर्ड है उसमें भी वो लगभग बीच में है. तो इस तरह से जो साउंड रिपीट होता है और वर्ड लाइन के जो वर्ड्स है उनमें कहीं पर भी रिपीट हो जाता है, शुरू में, एंड में, बीच में, इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंस. व्हेन इन अ लाइन at least two words have the same consonant sound at anywhere in the initial stage, in the middle or at the last of the word, have somewhere the same consonant sound, then it is called consonance. So the answer is consonance. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेंगे. अब जैसे हमारे पास है टाइप बी, जिसमें आपको आंसर करना है 40-50 वर्ड्स में. मार्क्स वेटेज होगा 3 मार्क्स. लाइक व्हाट डज द पोएट मीन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर? जैसे रैम्पर्ट का मतलब था लॉक ऑफ हेयर, बालों की चोटी. रैम्पर्ट्स हियर रेफर टू लॉक ऑफ एंड्स ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड एक्सटर्नल ब्यूटी दैट हाइड्स हर सोल एंड ट्रू नेचर एंड लेट्स अदर पीपल सी ओनली हर आउटर सेल्फ. The women's honey colored hair attract many young men. तो एक women के जो beautiful features होते हैं उनमें से एक है beautiful long colored hair. तो यहाँ पर ये जो honey colored ramparts है, इस phrase का use किया गया है outer beauty को बताने के लिए. Why does young man love Anne for her hair and not for herself alone? कोई आदमी एन को उसके बालों की वजह से क्यों चाहता है? वो अंदर से कैसी है, वो कैसी है, खुद कैसी एक पर्सन है, उस वजह से क्यों नहीं चाहता? एन ग्रेगरी इज सो ब्यूटीफुल दैट नो मैन इज कैपेबल ऑफ इग्नोरिंग हर एक्सटर्नल ब्यूटी एंड लुकिंग इनसाइड हर रियल नेचर. हर अट्रैक्टिव एक्सटर्नल फीचर्स स्टॉप मैन फ्रॉम नोइंग द रियल पर्सन. दिस इज व्हाट
that makes the speaker say that young man love Anne for her hair and not for herself alone. एना ग्रेगरी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और जो भी उसको देखता है वो उस ब्यूटी की वजह से उसको पसंद करने लगता है। और एना ग्रेगरी की इनर वैल्यू कैसी है, वो उसकी इनर ब्यूटी कैसी है, वो अंदर से एक कैसी इंसान है, एक व्यक्तित्व जो होता है इंसान का वो उसका कैसा है, ये कोई नहीं जानना चाहता। और अगर वो अच्छा हो भी तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, अगर उसके थॉट्स सोशल नहीं है, तो भी लोग उसको उसकी आउटर ब्यूटी की वजह से पसंद कर लेंगे। What was not liked by the young man? यंग मैन को क्या पसंद नहीं आया? The young men do not love the real person but love appearances. एक यंग पर्सन जो होता है, एक कॉमनली बोला गया है कि यंग पर्सन को क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आता। तो the young men do not love the real person but love appearances. Everyone wants one should be loved for his actual personality and not by what he looks like. The young man does not like grey or yellow hair and they do not care for inner beauty for love but love. इनर ब्यूटी से मतलब नहीं है, केवल आउटर ब्यूटी को ही पसंद किया जाता है। What does the Anne Gregory say she can do to make herself more desirable to young men? What does this show? एक यंग मैन के लिए उसकी डिजायर्स को बढ़ाने के लिए एन ग्रेगरी क्या कर सकती है, क्या सजेस्ट किया उसने और ये क्या बताता है। तो एन सेज दैट शी वुड डाई हर हेयर ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर। दिस शोज दैट यंग मैन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू फिजिकल अपीयरेंस देन इनर ब्यूटी एंड बिलीव्स दैट हर इनर वैल्यूज आर मोर प्रेशियस देन हर एक्सटर्नल ब्यूटी। एन ग्रेगरी इस पोएम को पढ़ने से हमें लगा कि एक अच्छी लड़की है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि हाँ मेरी जो इनर वैल्यूज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी के बजाय। तो मैं तैयार हूं, अपने जो ब्यूटीफुल हेयर है उनको मैं नॉर्मल बनाने के लिए तैयार हूं, मैं उनको किसी भी नॉर्मल कलर में डाई कर लूंगी और फिर भी कोई इंसान मुझे पसंद करेगा, ऐसा वो चैलेंज करती है। So in this manner we have had some short answer questions. Now we are going towards long answer questions to be answered in 100 to 120 words और इनका मार्क्स वेटेज रहेगा 6 मार्क्स। लाइक हाउ राइट और रॉन्ग इज इट टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर फिजिकल अपीयरेंस। किसी इंसान को जज करना उसके आउटर लुक्स की वजह से, उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, इसी को पैरामीटर बनाकर उसको जज करना सही है या गलत है। Physical appearances never give the true account of a person as it can be changed with the help of clothing, makeup or other such things. Something which is not true and real should not be used to judge the person carrying it. A person must be judged on the basis of his behavior that shows the true characteristic of his personality. This is explained by Anne in her reply to the first speaker that her beautiful hair color which attracts man is changeable. Hence, man should not fall in love with her based on her hair color. तो यही चीज हम पहले समझ चुके हैं कि आंसर हमें कैसे देना है। Why did the speaker mention the old religious man and the text that proves that only God can love and for herself alone? स्पीकर ने, पोएट ने रिलीजियस मैन को क्यों मेंशन किया पोएम के अंदर और उसके टेक्स्ट को, उसने जो कहा था, रिलीजियस पर्सन ने, एक महात्मा ने क्या कहा था, ऐसा क्यों मेंशन करना पड़ा स्पीकर को पोएम के अंदर। जो उसका जो टेक्स्ट था, उसका जो मैसेज था महात्मा का, वो ये सिद्ध करता था, ये प्रूव करता था कि केवल भगवान है जो एन को उसके व्यक्तित्व की वजह से
पसंद करेंगे। तो ऐसा क्यों किया? एक महात्मा को क्यों मेंशन किया कि एक महात्मा ने ऐसा कहा है? वो नॉर्मली भी तो बोल सकता था स्पीकर कि ऐसा होता है कि कोई भी किसी को आउटर ब्यूटी की वजह से ही पसंद करता है, इनर ब्यूटी की वजह से नहीं। ऐसा नॉर्मली कहा जा सकता था। तो ऐसा क्यों किया गया? It is so because the speaker wanted to tell Anne that her desire that men should not see her outer beauty is not going to be fulfilled. The speaker tells Anne that only God can be so great as to avoid external beauty and look beyond it. मतलब कि एक महात्मा ने ऐसा कहा है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा, ऐसा इसलिए कहा ताकि वो जोर दे सके, स्पीकर जोर दे सके कि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड जो महात्मा साधु संत जो कहते हैं वो सबसे ऑथेंटिक होता है। तो इस मैटर को इतना सीरियसली लेते हुए, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रूव करते हुए स्पीकर ने रिलीजियस मैन को मेंशन किया इस बात को प्रूव करने के लिए। The speaker tells Anne that only God can be so great as to avoid external beauty and look beyond it. गॉड को शामिल करना, गॉड वर्ड को, कि केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि इनर ब्यूटी को पसंद करें, आउटर ब्यूटी को नहीं। तो गॉड का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि वो बताना चाहता है स्पीकर कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भगवान ही होगा जो ऐसा करेगा, इनर ब्यूटी को पसंद करेगा, आउटर ब्यूटी को नहीं। Man, on the other hand, falls for all things that appear pretty from outside and never bothers about what lies inside. The speaker used the words only God can to say that there is not a single person on earth who have the virtue to recognize and praise a girl for her inner values and love her even if she is not beautiful. तो ये एक बहुत अच्छी पोएम थी जिसको हमने समझा, इसकी समरी को देखा, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा। इस पोएम से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ये हमने देखा। सो इन द सेम मैनर यू आर टू रिवाइज, यू आर टू प्रैक्टिस द चैप्टर्स, द पोएम्स. Hope you have got the idea that how the questions will be asked in the exam. So revise it. Best of luck to all of you. Thank you very much.